हेलो। तो कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया। तो चलिए, ड्रीम दर्शन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो लेखांकन की क्लास जैसे बोला गया था कि भाई विधिवत 18 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा। तो आज ये क्लास क्या होने वाली है? स्टार्ट होने वाली है और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना? शुभारंभ कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिलेबस के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर लिया था पहले ही कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ आ रहा है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने जो पहला जो सेशन देखा था या पहला जो टॉपिक यहाँ पर देखा था, लेखांकन। तो लेखांकन से कितने प्रश्न आने वाले हैं? लगभग 35 प्रश्न आपको लेखांकन से मिलने वाला है। यानी लगभग नहीं, यानी एग्जैक्ट कितने 35 प्रश्न इन्हें लिख दिया गया है कि 35 अंक के प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं? लेखांकन से आने वाले हैं। तो लेखांकन के बारे में थोड़ा सा उसकी अवधारणाएं, विशेषताएं, ये सारे चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा, है ना? सारे चीज़ों को लेना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है वो दिनों दिन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो कंपटीशन के हिसाब से हमको यहाँ पर तैयारी करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो पिछले साल पूछी गई हैं, हो सकता है वो दोबारा रिपीट हो, क्वेश्चन आपको वही मिले पेपर में, मगर कई बार हो सकता है कि कुछ नया चीज़ वहाँ से जनरेट कर दे। ओवरऑल अगर आपने बेसिक जो चीज़ पढ़ा हुआ है 11th 12th और इवन बी कॉम, इसको ले सकते हैं हम। 11th 12th और बी कॉम तक के जो सिलेबस है वही आपका यहाँ पर ओवरऑल एग्ज़ाम में आने वाला है वहाँ से, है ना? तो जिन चीज़ों को हम थोड़ा भूल चुके हैं, सभी कॉमर्स के विद्यार्थी, अब जो पढ़ने वाले वो कॉमर्स के ही विद्यार्थी हैं, उनको केवल एक सपोर्ट का ज़रूरत है, गाइडलाइन का ज़रूरत है। चीज़ों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा उनको एनालाइज करूँगा कि यार जो चीज़ वो भूल गए उसको थोड़ा सा रिकॉल करना है मेरे को यहाँ पर, है ना? बाकी चीज़ें तो लगभग बोलूँगा तो वो समझ में आएगा ही कि क्या चीज़ है, किसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो आज जो पहला चैप्टर है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट ईयर यहाँ से 2 क्वेश्चन आया है। लास्ट ईयर कहने का मतलब जो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो लेखांकन का आशय, पहला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है लेखांकन का आशय, कि लेखांकन का क्या आशय है, लेखांकन का क्या आशय है। तो चीज़ों को हम लिखते क्यों हैं? क्योंकि हम मानव हैं और मानव चीज़ों का क्या होता है? भूल जाता है। सभी चीज़ों को याद रख पाना हमें क्या होता है? कठिनाई होती है। सभी चीज़ें हम, दिनचर्या हमारा ऐसा है, हम, जरूरी नहीं है कि आज 2 महीने पहले का बात हमें एकदम से याद रहे कि किस वक्त हमने क्या बोला था, है ना? हम तो हफ्ता भर भी याद नहीं रख पाएंगे कि किस समय हमने क्या चीज़ बोला था। चीज़ें चलते जा रही है, गतिशील है, और गतिशील जीवन में चीज़ों को भूलना व्यवहारिक है। तो चीज़ों को लिखने का जो कला आया, चीज़ों को लिखने की जो कला इजाद हुई है, वही एक प्रकार से आज के डेट पे लेखांकन के रूप में आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा विधिवत रूप से, या जो इसकी परिभाषा है, अलग अलग प्रोफेसर आए, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दिया, कोई इंस्टीट्यूट आया, वो इंस्टीट्यूट अपना कुछ डेफिनेशन दे के गया। तो एग्ज़ाम में जो पूछेगा वह भी पूछ सकता है कि यह जो परिभाषा है किसने दिया है, यह जो परिभाषा है किसने दिया है। कि अगर कोई इंस्टीट्यूट होगा तो उसका नाम दे सकता है, या तो आपको साथ में कोई अर्थशास्त्री या लेखांकन शास्त्री जो होगा, अकाउंटेंट होगा, उसका कोई परिभाषा होगा, तो उसका भी परिभाषा हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना? तो चलिए थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा यहाँ देखते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है। लेखांकन का जो आशय दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं अपन, है ना? चलिए, तो क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए, लेखांकन के आशय में, आधुनिक युग में, आधुनिक युग में व्यवसायिक लेन देनों को मौखिक रूप से याद रखना क्या हो जाता है? एकदम कठिन और असंभव हो जाता है। और व्यवसायिक घटनाओं का लेखा जोखा करना व्यवसायिक सफलताओं के लिए क्या होता है? आवश्यक माना जाता है। जिन नियमों के आधार पर दैनिक व्यवसायिक घटनाओं को क्रमबद्ध अभिलेख रखे जाते हैं, उससे लेखांकन कहा जाता है। तो एक बार अगर हम ध्यानपूर्वक अगर इसको देखते हैं, तो आधुनिक युग में व्यवसायिक लेन देन को, वर्तमान समय में आधुनिक युग में जो व्यवसायिक लेन देन है उसको मौखिक रूप में याद रख पाना क्या है? कठिन है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। इसीलिए व्यवसायिक घटनाओं का जो लेखा जोखा रहता है,
व्यावसायिक घटनाओं का जो लेखा जोखा रखना होता है वो व्यावसायिक सफलता के लिए क्या माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। यानी आप अपने व्यापार में सफल होना चाहते हैं तो चीज़ों को याद रखना आपको जरूरी है। कोई चीज़ आप भूलेंगे तो उससे आपका बाद में क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। इसलिए जिन नियमों के आधार पर दैनिक व्यावसायिक घटनाओं को क्रमबद्ध क्या कर दिया जाता है, अभिलेख रखे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, लेखांकन कहा जाता है। यानी जो व्यावसायिक घटनाएं होती है जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, जिसको भी हम यहाँ पर मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध एक लेखा रखने का तरीका हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिसको ही यहाँ पर अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, है ना। अकाउंटिंग से भी पहला जो शब्द जो आया है वो है बही खाता या पुस्तपालन। पुस्तपालन आपने सुना होगा, बुक कीपिंग जिसको बोला जाता है ना। तो बुक कीपिंग के बारे में भी बात करेंगे। एक बार हम एक और यहाँ पर कोटेशन देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि लेखांकन एक सूक्ष्म क्या है, शब्दावली है। लेखांकन एक क्या है, सूक्ष्म क्या है, शब्दावली है, जिसमें वित्तीय व्यवहारों का लेखा जोखा एवं वर्गीकरण आदि का जिक्र रहता है। तो जो लेखांकन काम कर रहे हैं हम, ये क्या है, एक सूक्ष्म शब्दावली है, कहता है जिसमें वित्तीय व्यवहार जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, उसी का हम लेखा जोखा रखते हैं और उसको क्लासिफाइड करते हैं। उसको क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। इसके माध्यम से एक निश्चित अवधि में लाभ और हानि का साथ साथ मूल्यांकन क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। हम व्यापार में अपने व्यापार का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए ही क्या करते हैं, लेखांकन का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं यहाँ पर, है ना। कि वर्ष भर में अगर हमने काम किया है तो कितने रुपए का लाभ कमाया या कितने रुपए का हानि उठाया, यहाँ पर इन चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, लेखांकन का कार्य करते हैं। और चूंकि कानूनी रूप से देखा जाए या वैधानिक रूप से देखा जाए तो जितने भी कंपनियां ओपन होती या खुलती है, हर कंपनी को न्यायालय के द्वारा या विधान के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको अपने खाते क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है ना, तो खाते क्या करना पड़ेगा, हमको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। क्या बोल रहा है, इसके माध्यम से ना केवल किसी संस्था की सही वित्तीय दशाओं का अनुमान इन्हें पता चलता है, बल्कि कंपनी या संस्था के बाहरी पक्षों के साथ साथ वित्तीय संबंधों का भी पता चलता है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट या जिसको हम स्थिति विवरण या क्या कहते हैं, चिट्ठा कहते हैं, है ना। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि किन किन लोगों ने हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर कहने का मतलब वही बोल रहा है कि सही वित्तीय दशाओं का भी अनुमान लगता है, और साथ ही साथ आपको क्या, कंपनी या संस्था के जो बाहरी व्यक्ति है, जैसे लेनदार कौन होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, उधारी लेते हैं, है ना। तो लेनदारों के बारे में जानकारी मिलता है, या ऋण पत्रधारियों के बारे में जानकारी मिलता है, या अंश पत्रधारियों के बारे में जानकारी मिलता है, जिन्होंने हमारे कंपनी में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा लगाया है। तो लेखांकन का जो कार्य है, यह जितने भी वित्तीय सौदे होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, इसको एक लिखने का क्या है, तरीका है या कला है बोल सकते हैं हम। और इससे हमें एक व्यापार की सही लाभ हानि की स्थिति के बारे में भी ज्ञात होता है, और साथ ही साथ हमें बाहरी जो व्यक्ति है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है उसके बारे में भी हमको जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो थोड़ा सा और चलते हैं यहाँ पर, इसके आशय के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और इसको वो करते हैं डिफाइन। लेखांकन का आशय वित्त संबंधी सौदों। यहाँ पर जो छोटे छोटे वर्ड है इसको पकड़ना जरूरी है। कई बार यही पूछ देगा कि लेखांकन का संबंध किससे नहीं है, ऐसा करके। तो वित्त संबंधी आपको ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, वित्त संबंधी यानी फाइनेंशियल। जो भी सौदे को आप आर्थिक रुपया मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, जो भी व्यापार में ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यवहार होते हैं, यदि हम उसको क्या करते हैं, मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, उसी का ही हम लेखांकन करते हैं। जिस भी चीज को हम, वो चाहे व्यापार के लिए लाभदायक हो,
मगर हम मुद्रा के रूप में या मनी के रूप में उसको क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे व्यवहारों को यहाँ पर लिखा नहीं जाता है या उसको लिखने के संबंध में कोई भी नियम या कानून नहीं बनाए गए हैं। यानी जिस भी सौदे का हम लेखांकन करते हैं कि कोई वस्तु को खरीद रहा है, कोई वस्तु को बेच रहा है, कोई पाने वाला है, कोई देने वाला है, कोई व्यय हो रहा है, कोई आय हो रहा है, कहने का मतलब यह है जिसको भी हम मुद्रा के रूप में क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं, केवल उन्हीं सौदों का ही लेखा किया जाता है। तो हमको ये सबसे पहला चीज याद रखना है कि लेखांकन में केवल वित्तीय सौदों का ही लेखा किया जाता है। आजकल के जो प्रश्न आते हैं उनका तरीका क्या होता है कि कूट में दे देता है कि बताइए वित्तीय लेखांकन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यह सौदे उधार से संबंधित रहता है, यह सौदे नगद से संबंधित रहता है, कि यह सौदे सामाजिक क्रियाकलापों से संबंधित रहता है, क्या यह सौदे वित्तीय से संबंधित रहता है कि अवित्तीय से संबंधित रहता है। तो ऑप्शन किसी भी प्रकार का देगा। अगर आपको बेसिक चीज पता है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। तो थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा लगता है कि अरे यार ये क्या चीज पढ़ रहे हैं, वही चीज तो पढ़ रहे हैं, वही चीज तो पढ़ रहे हैं जो चीज मेरे को आता है करके, मगर चीजों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। उसी चीज को हमको रिकॉल करना है जो चीज हमने पढ़ा है। तो एक एक शब्द को यहाँ पर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो लेखांकन का आशय वित्त संबंधी सौदों या लेन देनों से होता है एवं घटनाओं का प्रभावपूर्ण तरीके से अभिलेखन करना। जो भी घटनाएं हो रही है उसका प्रभावपूर्ण तरीके से क्या करना, अभिलेखन करना, यानी लिखना, और उनका वर्गीकरण करना, क्लासिफाइड करना और सारांश के रूप में प्रस्तुत करने से है। सारांश के रूप में प्रस्तुत करने से है। फिर से एक बार, लेखांकन का आशय वित्त संबंधी सौदों या लेन देनों को क्या करते हैं या घटनाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। जो भी वित्तीय सौदे होते हैं उसको प्रभावपूर्ण तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं, उसको और क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, और क्या करते हैं, सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे जो पहला काम होता है, आप खुद जानते हैं, सब अकाउंट वाले हैं, सब इस चीज को जान रहे हैं कि सबसे पहला काम हम जब वित्तीय सौदों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो सबसे पहला काम रहता है, जो प्रारंभिक पुस्तकों में हम जो लिखने का काम करते हैं, उसको जर्नल प्रविष्टि या क्या कहते हैं, पंजी प्रविष्टि कहते हैं। इतना सभी को पता है, पंजी प्रविष्टि कहते हैं। तो सौदों को, वित्तीय सौदों को जो पहले हम लिखते हैं उसका जो नाम है या काम है उसको क्या बोला जाता है, जर्नल प्रविष्टियां या पंजी प्रविष्टि कहते हैं। अब जब पंजी प्रविष्टि तैयार हो जाता है, यानी साल भर में हमने जितना भी वित्तीय लेन देन हुआ, साल भर में जितना भी वित्तीय लेन देन होता है कि हमने किसी को 5,000 का माल बेचा, किसी से 10,000 का माल खरीदा, किसी को 20,000 का माल दिया, किसी से 20,000 का माल लिया, किसी को भुगतान किया, किसी से पैसा प्राप्त किया, किसी को ब्याज दिया, किसी से ब्याज प्राप्त किया। ये सारे जो ट्रांजैक्शन है, ये सारे चीज हम जिस किताब में लिखते हैं, एक ही किताब में लिखते हैं, उसी को यहाँ पर हम जर्नल प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जर्नल प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास रफ कॉपी रहता है, तो रफ कॉपी में हम लोग क्या करते हैं, हिंदी भी उसी में, इंग्लिश भी उसी में, है ना, मैथ्स भी उसी में, साइंस भी उसी में, हर सब्जेक्ट को जो हम एक ही चीज में पिरो देते हैं, वही क्या है, एक प्रकार से रफ कॉपी है। और वही काम क्या कर रहा है, जर्नल प्रविष्टि कर रहा है हमारे व्यापार में। चाहे सौदा नगद का हो, चाहे सौदा उधार का हो, चाहे किसी से हमने प्राप्त किया हो, चाहे किसी को भुगतान किया हो, सारे सौदों का लेखा जिसमें किया जाता है उसको हम जर्नल प्रविष्टि कहते हैं। इसको आप दिमाग में रखिए कि भाई जैसा रफ कॉपी रहता है ना, रफ कॉपी उसी टाइप का है ये, कि इसमें सारे सौदों का लेखा करेंगे, जितने भी साल भर में सौदे यहाँ पर होंगे। अब अगर कोई व्यक्ति आता है और आपसे पूछता है कि बताइए हमारे व्यापार में कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए का हानि हुआ बताइए, तो क्या आप केवल जर्नल प्रविष्टि से बता सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप रफ कॉपी रखे हैं, कोई आपका मित्र आता है कहता है कि भाई मेरे को हिंदी का नोट्स दे दे, मेरे को हिंदी लिखना है, तब अगर वो आप उसको कॉपी देते हैं तो उसको समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि वो सारे चीज आपने उसी में लिखा है, तो उसको ढूंढने में क्या होगा, समय लगेगा, सही चीज उसको सही समय पे नहीं मिल पाएगी। उसी प्रकार व्यापार में अगर कोई
लाभ या हानि आपसे जानना चाहता कि भाई बताओ साल भर काम करे हो क्या कमाए हो, तो जर्नल प्रविष्टि करके केवल आप उसके बारे में नहीं बता सकते। इसीलिए बाद में आगे चलकर इसी चीज को हम क्या करते, क्लासिफाइड करते। जो वर्ड लिखा था ना यहाँ पर, वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना या क्लासिफाइड करना, हम जर्नल को क्लासिफाइड करते हैं। यानी जो हमने रफ कॉपी बनाया था, हिंदी को अलग लिखना अलग कॉपी में, इंग्लिश को अलग कॉपी में लिखना, मैथ्स को अलग कॉपी में लिखना, साइंस को अलग कॉपी में लिखना, ताकि कोई भी मेरे से नोट्स मांगे हिंदी का तो मैं तुरंत कॉपी दे दूं और उसको सारे चीज समझ में आ जाए कि हिंदी से रिलेटेड जो भी चीज था भाई वो ये था। उसी प्रकार व्यापार में, उसी प्रकार व्यापार में जो जर्नल प्रविष्टि के बाद अगला जो काम किया जाता है वो बनाया जाता है सहायक बही। क्या बनाया जाता है? सहायक बही बनाया जाता है, या फिर इस और खाते बनाए जाते हैं। दोनों में से डिपेंड करता है कि व्यापार या व्यवसाय खाते मेंटेन करना चाह रहा है या सहायक बही सब्सिडरी बुक्स रखना चाह रहा है ना। क्या बोला जाता है इसको? सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है, या खाते को क्या कहा जाता है? लेजर कहा जाता है। यानी अब वो जो व्यापार के सौदे हुए थे, नगद सौदों को अलग लिखेगा, उधार सौदों को अलग लिखेगा। उधार सौदों को जिस किताब में लिखा जाता है, देखो एक क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकता है कि उधार सौदों को जिस किताब में लिखा जाता है, यानी जो क्रेडिट में जो बिजनेस होता है उसको जिस किताब में लिखा जाता है उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम है, ध्यान रखिएगा, ये जो चीज मैंने लिखा है सहायक बही। सब्सिडरी जो बुक है, ये सब्सिडरी बुक जो है आपका, इसी में आप क्या करते हैं? उधार सौदे को लिखते हैं। अब जो सहायक बही है वो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। यानी अगर बिजनेस में देखा जाए तो मुख्य प्रकार के जो किताब है, क्रय बही, विक्रय बही, रोकड़ बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही। ठीक है, इसके बारे में मैं पूरा लिखाऊंगा आप लोगों को, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे बस बता रहा हूं अभी चीजें, है ना, कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होगी। तो व्यापार में एक चीज समझ में आया अभी कि एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, क्या चीज हो सकता है यहां से, कि व्यापार में जो उधार सौदे हैं उसको कौन से किताब में लिखा जाता है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि जो व्यापार का रोकड़ बही है, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम, सहायक बही के अंतर्गत ही क्या पढ़ते हैं हम? रोकड़ बही पढ़ते हैं। तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, यानी लास्ट ईयर ने 2023 के पेपर में आया था कि रोकड़ बही व्यापार की कौन सी किताब है या कौन सी पुस्तक है। तो रोकड़ बही व्यापार की प्रधान बही होती है, मुख्य बही होती है, जिसमें समस्त नगद लेन देनों का लेखा जोखा किया जाता है प्रतिदिन होने वाले, है ना। तो क्वेश्चन वही मैं बोल रहा हूँ, बेसिक से ही उठा रहा है, बेसिक से ही दे रहा है। अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? जर्नल प्रविष्टि करे। जो भी व्यापारिक सौदे थे, व्यापारिक लेन देन थे, उसका हमने क्या किया? लेखा किया। जो भी नगद में जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते थे, हम एंट्री करते ना, जैसे व्यापार आरंभ किया 2000 रुपए का रोकड़ लगाकर। ये तो सभी विद्यार्थियों को आता होगा जितने कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। जो चीज व्यापार में आता है उसको विकलन करते हैं, और जो चीज व्यापार से जाता है उसको क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। तो ये जो भी नियम है, जो मैंने अभी बताया कि 2000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया, है ना, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2000 रुपीज। तो इसका जो एंट्री है वो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा, रोकड़ खाता विकलन होगा, टू कैपिटल अकाउंट होगा। तो भाई यहाँ कैपिटल अकाउंट कहाँ से आ गया या पूंजी खाता कहाँ से आ गया? तो जितने भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो सभी जानते हैं कि व्यापार अपना जो अस्तित्व है, व्यापार जो अपना अस्तित्व है वह अपने मालिक से पृथक रखता है। कैसा रखता है? पृथक रखता है, सेपरेट रखता है। कि व्यापार जो अपना अस्तित्व है अपने मालिक से पृथक रखता है। व्यापार अपने आप को एक व्यक्ति मानता है कि मैं खुद एक व्यक्ति हूं, मैं एक जीता जाता इंसान हूं। अगर मेरे व्यापार के मालिक ने, यानी मेरे मालिक ने मुझ पर पैसा लगाया है, आज इन्वेस्टमेंट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जब भी मैं बंद होऊंगा या मैं समाप्त होऊंगा तो मैं इस पैसे को अपने मालिक को लौटाऊंगा। तो जो भी चीज वापस रिटर्न किया जाता है, लौटाया जाता है या दिया जाता है, व्यापार के द्वारा जिसे भी कोई चीज दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, वो हमारा दायित्व होता है, लायबिलिटी होता है। तो इसी प्रकार जो व्यापार में व्यापारी का नाम न लिखकर जो उसका प्रतिनिधित्व करता है वो है पूंजी खाता।
हम कभी भी बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपना नाम कभी नहीं दिखाएंगे। जितना पैसा लगाए हैं उसका जो प्रतिनिधित्व कौन करता है, कैपिटल अकाउंट करता है, पूंजी खाता करता है। और पूंजी व्यापार का क्या होता है, दायित्व होता है, इसलिए उसको समाकलन या क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से देखो इतना ही चीज पढ़े, मगर एक दो नंबर का जो चीज है वो निकल कर यहां से सामने आ गया। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आते हैं, हम चीजों को थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या यहां से और निकल सकता है। तो हमने वर्गीकरण जो ये शब्द लिखा था ये समझ में आया, अभिलेखन जो लिखा था ये समझ में आया कि प्रभावपूर्ण तरीके से अभिलेखन। तो ये जो मतलब था ये जर्नल प्रविष्टि से था कि प्रभावपूर्ण तरीके से हम लेखन जो कर रहे हैं, जर्नल प्रविष्टि जो कर रहे हैं हम, और उसका वर्गीकरण यानी जो हमने सहायक बही या खाते जो हम बनाते हैं वो क्या हो गया, उसका वर्गीकरण हो गया। अगला जो वर्ड लिखा है यहां पर, सारांश के रूप में प्रस्तुत करने से है। हम उसका क्या बना रहे हैं, सारांश बना रहे हैं, यानी चीजों को क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। यानी बहुत बड़ा जो चीज था, अगर मैंने जो एग्जांपल दिया कि हम व्यापार का लाभ हानि जानना चाहते हैं। अब चीजें बहुत फैली हुई है, पहले आपने जर्नल प्रविष्टि किया था तो सारे साल भर का जो ट्रांसैक्शन है उसको आपने जर्नल प्रविष्टि में किया था, उससे आप प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते हैं। फिर सेकंड आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा क्लासिफाइड किया, आपने अलग अलग किताबें रखी, नगद सौदे के लिए अलग रखा, उधार सौदे के लिए अलग रखा। मगर अभी भी कोई आपसे पूछे कि बताइए आपने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, आप अभी भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिस किताब को आप मेंटेन कर रही हैं, जो भी आपने सहायक बही या फिर आपने खाते बनाए हैं, सहायक बही या खाते बनाए हैं, इसमें भी पूरा साल भर का सौदा लिखा हुआ रहता है। यानी मैं पूछूं कि साल भर में आपने कितना कमाया, तुरंत बता दो, तो हाँ आप क्रय क्रय बताऊंगा, पूछूंगा मैं कि साल भर में कितना क्रय किया बताइए, तो आप क्रय पुस्तक निकालेंगे, देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि साल भर हमने इतना क्रय किया। फिर अगर मैं बोलूंगा कितना विक्रय किया, तो आप विक्रय पुस्तक निकालेंगे ना, सेल्स अकाउंट निकालेंगे और बताएंगे कि भाई मैंने इतने का विक्रय किया है। मेरे को सारा चीज एक साथ बताओ, मैं चाहता हूं कि मेरे को सारा चीज आप क्या करिए, एक साथ बताइए। तो सारे चीज को समराइज जो करते हैं हम एक ही पेज पे हमको यह पता चल जाता है कि कितना खरीदा साल भर में, कितना विक्रय किया, कितनी संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, कितने हमारे देनदार है, कितने लेनदार है, कितने का चेक आया, कितने का चेक देना है। ये सारा चीज हमको एक ही पेज में पता चल जाता है, जिसको हम यहाँ पर तीसरा नाम देते हैं तलपट का या ट्रायल बैलेंस का। क्या बोलते हैं, तलपट या ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, जिसको हम तलपट या ट्रायल बैलेंस बोलते हैं ना। इसमें हमको जानकारी मिल जाता है इसके बारे में कि एक ही पेज में हमको जानकारी मिल जाता है कि कितना क्रय किया, कितना विक्रय किया, कितने देनदार है, कितने लेनदार है, व्यापार के मालिक ने कितना पूंजी लगाया, कितना आहरण किया, है ना। ये सारा चीज हमको एक ही पेज के माध्यम से पता चल जाता है, ठीक है। तो अभी भी मगर लाभ हानि हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो केवल क्या बता रहा है कि कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना क्या संपत्ति है। अभी भी वो पूरा जानकारी आपको नहीं प्रदान कर रहे। कहने का मतलब आपका प्रॉफिट या लॉस निकाल के अभी तक वो नहीं दिया है। इसी के बाद जो अगला जो काम है, हम क्या करते हैं, विश्लेषण और निर्वचन करते हैं, जिसका आधार होता है अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चीजों को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिलेखन किया, दूसरा उसका वर्गीकरण किया, फिर उसका हमने सारांश बनाया। तो फिर से एक बार कि जो प्रभावपूर्ण तरीके से अभिलेखन किया वो क्या कहलाया, जर्नल प्रविष्टि। दूसरा उसका जो वर्गीकरण किया हमने वो क्या कहलाया, सहायक बही या खाते जो बना रहे हैं हम। तीसरा जो हम सारांश जो उसका तैयार कर रहे हैं वो क्या कहलाया, ट्रायल बैलेंस या तलपट। अब जो चौथा काम है, हमको फाइनल अकाउंट बनाना है, फाइनली हमको बताना है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो इसके लिए हम अगला जो चीज है जो बनाते हैं, मैं बता रहा हूं, यहां थोड़ा सा जगह नहीं है, यहां थोड़ा बता देता हूं कि क्या आएगा। अगला जो प्रोसेस है, एक मिनट में थोड़ा सा, हाँ।
अगला जो प्रोसेस है यहाँ पर जो बनाया जाता है वो है लास्ट, जो चौथा प्रोसेस जो हमारा यहाँ पर है वो है व्यापार एवं लाभ हानि खाता। व्यापार एवं लाभ हानि खाता, व्यापार एवं लाभ हानि खाता, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसको बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं जिसको, ये बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से हमें जो व्यापार का ग्रॉस प्रॉफिट है या जो सकल लाभ है और जो शुद्ध लाभ है नेट प्रॉफिट है, इसके बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। और लास्ट में जो 5th नंबर का काम करते हैं हम, वो अपना चिट्ठा या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थिति विवरण बोलते हैं, वो हम यहाँ पर तैयार करते हैं, यानी बैलेंस शीट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो इतने काम होते हैं व्यापार में शुरू से लेकर आखिरी तक। यानी अगर आपको आईटीआर फाइल मेंटेन करना है तो आपको जनरल से लेकर कहाँ तक बैलेंस शीट का प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो चीजें समझ में आई यहाँ तक। देखो यहाँ लिखा भी है ना लास्ट में, लाभ हानि खाते के बाद, व्यापार लाभ हानि खाते के बाद क्या बनाया जाएगा, आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाएगा। तो किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए या उसको क्या करना पड़ता है, अपने चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। जिन लेखा पुस्तकों के माध्यम से वो क्या कर रहा है, अकाउंटिंग का काम कर रहा है, तो कौन कौन से चीज़ों को वो यहाँ पर रखता है। सबसे पहला क्या है, जनरल। सेकंड क्या है, सब्सिडरी बुक या लेजर। अब वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो सब्सिडरी बुक को मेंटेन करता है कि लेजर। जितने छोटे प्रकार के व्यवसायी लोग होते हैं, सुनिएगा, जो छोटे प्रकार के व्यवसायी लोग होते हैं या छोटे व्यापारी रहते हैं, उन लोग सब्सिडरी बुक को थोड़ा प्रीफर कर लेते हैं कि हम सब्सिडरी बुक रखेंगे। और जितने भी बड़े प्रकार के व्यवसायी लोग हैं उन लोग लेजर ही लगते हैं, लेजर ही मेंटेन करते हैं। जितने मोस्टली बड़े बड़ी कंपनियां हैं सब लेजर ही मेंटेन करते हैं, वहां पर खाते ही रखते हैं उन लोग, है ना। उन लोग सहायक बही वगैरह नहीं बनाते हैं, उन लोग सीधा क्या बनाते हैं, खाता बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। फिर अगला जो प्रोसेस था, खातों का जो अंतिम शेष रहता है, एक बार मैं तलपट का भी परिभाषा बता देता हूं आपको। जो खाता बही के अंतिम शेष रहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस रहते हैं, साल भर में मैंने कितना क्रय किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने टोटल कितना खरीदा, भाई ये बताओ मेरे को। ये मत बताओ कि आप जनवरी में कितना खरीदे, फरवरी में कितना, मार्च में कितना। आप ये बताइए कि फाइनली आपने कितने का क्रय किया है। तो जो खाता बही का अंतिम शेष रहता है, साल में मैंने, पूरा साल भर में मैंने इतने का खरीदा, जो खाता बही का अंतिम शेष होता है, उसी को हम जिस परीक्षा सूची में या विवरण पत्र में दर्शाते हैं उसे ही हम तलपट कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तलपट कहते हैं, है ना। तो तलपट से हमको यह जानकारी मिल जाता है एक ही पेज में कि सारे वित्तीय वर्ष के दौरान में कितने का क्रय हुआ, कितने का विक्रय हुआ, कितने संपत्ति थे, कितने दायित्व थे। अभी सारे चीज़ों पे हम आएंगे कि देनदार कौन होता है, लेनदार कौन होता है, क्रय किसे कहेंगे, विक्रय किसे कहेंगे, सारा चीज़ मैं समझाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सारे टर्म्स को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ तक आपको पूरा परिभाषा समझ में आया कि भाई जो लेखांकन का परिभाषा दिया था वो दिमाग में मेरे ख्याल से बैठ गया होगा। अगर चीज़ें आप भूल गए होंगे तो अब वो रिकॉल हो गया होगा कि भाई हम ऐसा ऐसा चीज़ करते थे और यही चीज़ क्या बन गया है, परिभाषा बन गया। वही चीज़ कि जितने भी व्यापार में क्या होते हैं, जो वित्तीय सौदे होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्रभावपूर्ण तरीके से अभिलेखन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर उसका सारांश बनाते हैं। सारांश बनाने के बाद हम व्यापार अंतिम खाते बनाते हैं, अंतिम खाते के अंतर्गत हम व्यापार लाभ हानि खाता और चिट्ठा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम व्यापार के संबंध में उसके लाभ हानि को जान पाते हैं। और हम खाली व्यापार के लाभ हानि को नहीं, बाहर के लोगों ने या संस्था ने कितना पैसा लगाया, इस चीज़ को भी हम किसके माध्यम से जान पाते हैं, हमारे बैलेंस शीट के माध्यम से वो चीज़ पता चल जाता है ना, कि कितना पैसा किसने लगाया है। अब यहाँ पर कुछ परिभाषा दी गई है, जैसे लेखांकन की क्या है, परिभाषा दी गई है कि लेखांकन को कुछ प्रमुख विद्वानों और संस्थाओं ने क्या किया है, बताया है, जिसके अंतर्गत एक ये है आपका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसने कौन से वर्ष में दिया है परिभाषा, इन एक डेट ये ध्यान रखिएगा,
क्या पता क्वेश्चन में पूछ दे, क्योंकि आज के समय में कोई कह नहीं सकता है कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछ दे। अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था एक, जो दोहरा लेखा प्रणाली हम पढ़ते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, उसके जो जन्मदाता है लुकास पेसियोली, उन्होंने अपनी किताब में दोहरा लेखा प्रणाली का किस वर्ष प्रकाशन किया है, ये क्वेश्चन आ गया था। तो क्या पता ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, इसने कब परिभाषा दी है, कौन से वर्ष, है ना, 1961 में आपको ध्यान में रखना है, 1961 आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 1961 ने इसने क्या किया था, डिफाइन किया था कि भाई अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी जो चीज़ है वो क्या चीज़ है करके। तो पढ़ते हैं एक बार इसको थोड़ा सा। लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को, लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप में अथवा कम से कम क्या है, वित्तीय प्रवृत्ति की होती है, प्रभावपूर्ण विधि एवं मौद्रिक रूप में लिखने, यहां भी वही आ गया, मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने, सारांश में व्यक्त करने और उनके परिणामों की व्याख्या करने की क्या है, कला है। तो जो चीज लगभग हमने ऊपर में पढ़ा था वही चीज यहाँ पर नीचे में दिख रहा है हमको, है ना। तो यहाँ से कुछ चीज़ें नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से अगर कुछ चीज़ें आपको नोट करना है तो देखिए, एक है आपका लेखांकन से आशय। तो थोड़ा मैं 2 मिनट रुका हुआ हूँ, अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ लिखना है तो लिख सकते हैं, है ना। तो देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, है ना, 2 मिनट में रुका हुआ हूँ। और ठीक है, तो यहाँ से जो भी चीज़ आपको लिखना है आप देख लीजिए। जैसे बीच बीच में मैं बताता हूँ, जो चीज़ लिखता हूँ उसको आप थोड़ा सा कॉपी में रफ में लिखते रहा करें, है ना। जिससे चीज़ों को बाद में क्या कर सकते हैं आप, और सही तरह से समझ सकते हैं, है ना। चीज़ों को बाद में आप सही तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों का परिभाषा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा परिभाषा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अभी वर्तमान समय में ऐसी होता है कि किसी भी कोटेशन को उठा के दे देता है, वो पूछता है कि ये किसने कहा था, है ना। तो थोड़ा सा हमको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, यानी बार बार थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब वो आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण था, एक ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाला आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाला। उसका वर्ष याद रखिएगा ना, यहाँ से वर्ष भूलिएगा मत। 1961 को आपको ध्यान में रखना है, 1961 को ध्यान में रखना है आपको, कि इस वर्ष इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को डिफाइन किया था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर स्मिथ भी है, स्मिथ एवं एशबर्न, आर एन एंथोनी भी है, और एन सरकार भी है, एन सरकार भी है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑफलाइन विद्यार्थी आ रहे हैं उन लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, चिंता का विषय नहीं है ना। बस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, नोट डाउन आप करते चलिएगा, है ना। जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा उसके संबंध में मैं पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ऑनलाइन विद्यार्थी भी जो है उनको भी पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। चलिए, तो आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, है ना। अगला जो है लेखांकन की विशेषताएं। तो लेखांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। हालांकि लेखांकन की विशेषता के संबंध में ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लेखांकन की विशेषता के संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, मगर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं। लिखा है, लेखांकन व्यावसायिक सौदों को लिखने और वर्गीकृत करने की कला है। जैसा हमने पढ़ा कि जो भी व्यावसायिक सौदे हो रहे हैं उसको लिखने की क्या है, कला है, और क्या है ये, लिखने और वर्गीकृत करने की क्या है, कला है। फिर बोलता है व्यावसायिक लेन देन को
पूर्ण या क्या बोला है यहाँ पर, व्यवसायिक लेन देन को एक बार देखते हैं। लिखा है व्यवसायिक लेन देन पूर्ण या आंशिक रूप से किस प्रकृति के होने चाहिए, वित्तीय। अगर यहां से क्वेश्चन आया तो क्या चीज क्वेश्चन दे सकता है कि कूट में देगा, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन कथन असत्य है, ऐसा टाइप का। तो आपको ध्यान में रखना है कि लेखांकन जो है सौदों को लिखने और किसकी है, वर्गीकृत करने की कला है। व्यावसायिक लेन देन पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं। लेखांकन में उन्हीं व्यावसायिक व्यवहारों को लिखा जाता है जिसे किसमें मापा जाए, मुद्रा में। जो मैंने कहा था आपको कि हमेशा हम जो भी अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं वो जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं उसी का हम एंट्री यहाँ पर करते हैं, और उसी के संबंध में हम क्या करते हैं, अभिलेखन करते हैं, वर्गीकरण। ओवरऑल वही चीज आ गया, आपका जो परिभाषा हमने पढ़ा था वही विशेषता में दे दिया। लेखांकन न केवल कला है बल्कि एक निश्चित विज्ञान है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कला और विज्ञान के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। किसी भी चीज को सही तरह से डिफाइन करना या लिखना, किसी भी चीज को सही तरीके से जो हम लिखते हैं या कार्य करते हैं उसको हम कला बोलते हैं। किसी भी चीज को सही तरीके से करना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है, आर्ट कहलाता है। जैसे एक आर्टिस्ट, अगर कोई डांसर है मान के चलिए, अगर वो डांस कर रहा है तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का उसने क्या किया होगा, पहले उसमें बहुत मेहनत किया होगा, एक स्किल डेवलप किया होगा, उसके बाद ही वो वैसा परफॉर्मेंस दे पा रहा है, वैसा परफॉर्मेंस वो दे पा रहा है। तो किसी भी चीज को हम सही तरीके से जब करते हैं तो वो कहलाता है कला या आर्ट। तो जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, हम कहीं से भी कुछ भी चीज उठा के नहीं रख दे रहे। सबसे पहले हम जनरल कर रहे हैं, उसके बाद लेजर बना रहे हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, देन बैलेंस शीट बना रहे हैं। यानी प्रोसेस वाइज हम गुजर रहे हैं, यानी चीज़ों को हम सही तरह से कर रहे हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाई जो अकाउंटिंग का काम है वो क्या है, एक प्रकार का आर्ट है, कला है। किसी को भी दूंगा तो वो कर देगा क्या, जो अकाउंटिंग के नियम या रूल्स को नहीं जानता है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, अगर वो नहीं जानता है तो वो बिल्कुल इस प्रोसेस को नहीं कर पाएगा। यानी जिसको आता है, तरीका पता है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, अकाउंटिंग का काम कर सकता है। तो इस प्रकार अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एक कला है, एक आर्ट है। अब बात करते हैं कि विज्ञान क्या चीज होता है। किसी भी विषय का, किसी भी विषय का क्रमबद्ध जो ज्ञान है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा लिख लीजिए अगर लिखना है तो, है ना। मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं आपका कला के बारे में लिख देता हूँ कि कला या आर्ट किसको बोलते हैं ना, कला या आर्ट। तो किसी भी चीज को, किसी भी चीज को सही तरीके से, किसी भी चीज को सही तरीके से करना ही थोड़ा सा ऑफ हो गया। हेलो, चलिए आते हैं। तो किसी भी चीज को अगर हम सही तरह से करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कला कहलाता है। और विज्ञान देखते हैं, विज्ञान किसी भी विषय का, किसी भी विषय का, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करना या ज्ञान, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन या ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो जो हम अकाउंटिंग का काम यहाँ पर सीख रहे हैं वो आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों है। आर्ट यानी जो स्किल हम यूज करते हैं उस चीज को करने के लिए, वो हमारा क्या है, स्किल्ड है, कहने का मतलब हाँ, कला है वो। और साइंस यानी साइंस में क्या होता है, किसी भी चीज को कहीं से नहीं कर देते हैं। अगर हमें जैसे
चंद्रयान अगर जैसे भारत के द्वारा जब इसरो के द्वारा भेजा गया, तो एक प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो किया होगा कि पहले इसका हम ढांचा तैयार करेंगे, उसके बाद हम उसके फ्यूल पे या इंजन पे काम करेंगे, उसके बाद हम उसके इस पे काम करेंगे। तो जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने क्या किया होगा, एक प्रोसेस को अपनाया होगा। अगर कोई भी चीज़ जरा सा भी थोड़ा भी बहुत गलत हो जाता तो वो चीज़ क्या हो जाता, फेल हो जाता। उसी प्रकार अकाउंटिंग का जो काम यहाँ पर हम करते हैं कि भाई चीज़ों को पहले हम जर्नल लिखते हैं, जर्नल से हम लेजर बनाते हैं, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस के हिसाब से भी चलता है। तो यहाँ तक लगभग चीज़ें समझ में आ गया होगा कि भाई लेखांकन की क्या विशेषता है। देखिए चीज़ें जो है थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा अभी, है ना, पहला क्लास है, थोड़ा सा बोर लगेगा, लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें जो यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इधर देखिएगा। तो जैसा बात किया गया था अभी थोड़ी देर पहले, रोजनामचा यानी जो जर्नल प्रविष्टि है, उसके लिए हिंदी में एक और वर्ड है, रोजनामचा भी कहा जाता है उसको, ठीक है। जो जर्नल प्रविष्टि या पंजी प्रविष्टि है उसको रोजनामचा भी कहा जाता है। तो जो सौदों को हम क्या करते हैं, प्रारंभिक पुस्तकों में तिथिवार जो लिखते हैं उसी को ही हम प्रारंभिक लेखी की क्या कहते हैं, बही या पुस्तक कहा जाता है। और इसी बही को हम जर्नल या रोजनामचा के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो जर्नल का एक और नाम ध्यान में रखिएगा, कोई भरोसा नहीं है एग्जाम में कि जर्नल को क्या कहते हैं, रोजनामचा भी कहते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रोजनामचा किसे कहते हैं बताइए। अब वहाँ पर बहुत सारा नाम दे देगा, तलपट को, बैलेंस शीट को, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट को किसको कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि रोजनामचा जनरल का ही नाम है। कई बार ऐसे ही करते हैं इन लोग, है ना, आयोग वाले बच्चों को ऐसे ही परेशान करते हैं। तो सौदों को जो प्रारंभिक पुस्तकों में जो लिखने का काम हम करते हैं उसी को ही हम जर्नल प्रविष्टि या रोजनामचा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर से और क्या चीज़ है, व्यवसायिक जगत में बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान में जर्नल को 8 पुस्तकों में उपविभाजित, अंडरलाइन करिएगा, जो जनरल है उसको कितने भागों में बांटा गया, यानी उपभागों में बांटा गया या उपविभाजित किया गया है, ध्यान रखिएगा, 8 भागों में उपविभाजित किया गया है। तो आपको जर्नल को ध्यान रखना है कि जर्नल को पूछ दिया कि कितने भागों में उपविभाजित किया गया है, तो 8 भागों में उपविभाजित किया गया है। जर्नल को 8 भागों में उपविभाजित किया गया है और इनके नाम लिख लीजिए आप। सबसे पहला दिया है यहाँ पर आपको रोकड़ बही, क्या लिखा है, रोकड़ बही। तो सबसे पहला है रोकड़ बही, दूसरा है आपका विक्रय बही, तीसरा है क्रय बही, चौथा है विक्रय वापसी, पांचवा है क्रय वापसी, छठवा है प्राप्य बिल और सातवां है देय बिल बही, और लास्ट है आठवां मुख्य रोजनामचा, मुख्य रोजनामचा। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, मगर ये शायद बात हमको ध्यान में नहीं रहा होगा कि रोजनामचा को या जर्नल प्रविष्टि के कितने उपविभाग है या कितने उपविभागों में इसको बांटा गया था। तो 8 भागों में इसको क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। एक रोकड़ बही, दूसरा है विक्रय बही, फिर क्रय बही, विक्रय वापसी, क्रय वापसी, प्राप्य बिल, देय बिल और मुख्य रोजनामचा, मुख्य रोजनामचा, मुख्य रोजनामचा। समझ में आया यहां तक, क्लियर है जो भी चीज पढ़ रहे हो अभी। लिखा है वर्गीकरण प्रारंभिक लेखी की पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों को उससे संबंधित खातों में उचित पक्ष में लिखना वर्गीकरण कहलाता है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेन देनों का वर्गीकरण जिस पुस्तक में किया जाता है उसे खाता बही कहते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। यहां से लेन देनों का वर्गीकरण, लेन देनों का यानी जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको जो क्लासिफाइड हम करते हैं उसको जिस पुस्तक में लिखा जाता है उससे हम खाता बही कहते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
और खाता बही में लेखा करने की क्रिया को खतौनी कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। खाता बही में जो लिखने की क्रिया है, खाता बही में जो पोस्टिंग यानी जो लिखते हैं, उसको यहाँ पर क्या नाम से जान रहे हैं? खतौनी या पोस्टिंग के नाम से जान रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, है ना, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है भाई। पोस्टिंग पूछ सकता है, पोस्टिंग किसे कहते हैं, पोस्टिंग या खतौनी किसे कहते हैं? तो खाता बही में जो लिखने का जो कार्य है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर पोस्टिंग कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। खाता बही में जो लिखने का जो कार्य है या लेखा करने की जो क्रिया है उसको ही यहाँ पोस्टिंग कहते हैं। तो ऐसी छोटे छोटे वर्ड पे मैं ध्यान दूंगा आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि देखो सारे कोई विद्यार्थी सब ग्रेजुएट हो चुके हैं, यहाँ तक बीएड वगैरह सब चीज कर चुके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से जनरेट कर सकता है उसी चीज पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का हेल्प करूंगा। बाकी तो कई चीज़ों को आप यहाँ पर बिल्कुल बखूबी जान रहे हैं कि क्या चीज़ है, सब पढ़ा पढ़ाया चीज़ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जो इस पेज में और जो महत्वपूर्ण जो चीज निकल कर आएगा उसको हम देखते हैं। एक यहाँ पर आइएगा, लेन देनों का सारांश प्रस्तुत करना। सारांश अवस्था में दो कार्य किए जाते हैं। तो आपको ये लिख लीजिएगा कि सारांश अवस्था में दो कार्य किए जाते हैं। यानी जो समरी बनाते हैं हम, तो समरी के अंतर्गत हम दो काम करते हैं। समरी के अंतर्गत हम दो काम करते हैं। पहला है आपका तलपट बनाना और दूसरा है तलपट के आधार पर अंतिम खाते तैयार करना। तो तलपट बनाना और तलपट के आधार पर अंतिम खाते तैयार करना, ये चीज ध्यान में रखना है। तलपट के अंतर्गत अंतिम खाते तैयार करना। और अंतिम खाते के अंतर्गत क्या क्या बनाया जाता है? व्यापार खाता अथवा निर्माण एवं व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, और क्या बनाया जाता है? आर्थिक चिट्ठा। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, छोटा दिख रहा है। तो अंतिम खाते के अंतर्गत आपको क्या बनाना है? अंतिम खाते के अंतर्गत आपको क्या बनाना है? तो आपको पहला ध्यान रखना है व्यापार खाता, और सेकंड आप एक और लिख सकते हैं, कई लोग जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जिन लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री लोग, उन लोग अपने यहाँ निर्माणी खाता या निर्माण खाता बोलते हैं, इसको भी मेंटेन करते हैं ना। वो डिपेंड करता है कि बिजनेस वो किस टाइप का है। अगर जो प्रोड्यूसर वगैरह लोग रहते हैं, जिन लोग वस्तु का उत्पादन करते हैं, वो लोग निर्माण खाता भी मेंटेन करते हैं, है ना। और अगला रहेगा आपका लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता। और चौथा रहेगा आपका चिट्ठा, जिसको हम स्थिति विवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिति विवरण बोलते हैं, स्थिति विवरण बोलते हैं ना, बैलेंस शीट बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं, स्थिति विवरण, बैलेंस शीट। तो व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, निर्माणी खाता या निर्माण खाता, जिसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहा जाता है, निर्माणी खाता को, और लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और आपका लास्ट में है बैलेंस शीट, है ना, या जिसको हम चिट्ठा बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें क्लियर हुआ आपका कि शुरू से लेकर आखिरी तक अभिलेखों को लिखना यानी क्या हो रहा है? जनरल। फिर उसका जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्या हो रहा है आपका? लेजर बनाना यानी खाता बनाना या तो सहायक बही बनाना। फिर उसके बाद सारांश लिखने का काम, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना, और उसके सहायता से आपको क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट बनाना है, अंतिम खाते बनाने हैं। और बोलेगा कि अंतिम खाते के अंतर्गत क्या क्या बनाया जाता है, तो अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापार खाता, निर्माण खाता, या इसको निर्माणी भी लिख सकते हो ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसको इंग्लिश में लिख रहे होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट लॉस है, ये बैलेंस शीट है। इतने काम यहाँ पर किए जाते हैं। तो इस पेज से जो महत्वपूर्ण जो चीज़ था उसको मैंने आपको बताया। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिएगा, एक नया चीज, नया नहीं वैसे पुराना ही है सभी के लिए, बुक कीपिंग।
तो अगला जो है पुस्त पालन का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। बुक कीपिंग है ना, पुस्त पालन को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग। तो पहले जो है प्राचीन समय में बुक कीपिंग का कार्य और अकाउंटिंग का कार्य दोनों को एक जैसा माना जाता था। बुक कीपिंग का कार्य और अकाउंटिंग का काम एक जैसा माना जाता था, मगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन दोनों के अर्थ क्या हो गए, थोड़े से अलग हो गए हैं। तो जो शुरू में जो हम प्रारंभिक पुस्तकों में लिखने का जो कला है हमारा, यानी जब प्रारंभिक पुस्तकों में जिस नियम के या सिद्धांत के आधार पर जब हम उसका एंट्री करते हैं, लेखा करते हैं, उसको यहाँ पर पुस्तपालन कहा जाता है। और पुस्तपालन करने के बाद, यानी कहने का मतलब जो सारांश से जो आप काम चालू करते हैं, सारांश बनाने से, यानी तलपट बनाने का काम, फिर व्यापार लाभ हानि खाता बनाने का काम, और उसके बाद चिट्ठा बनाने का काम है, वो आपका लेखांकन के अंतर्गत आता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बही यानी पुस्तपालन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आ सकते हैं और लेखांकन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आ सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आपका क्या कर सकता है, मिल सकता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, लिखा है पुस्तपालन वह कला व विज्ञान है। पुस्तपालन वह कला या विज्ञान है जिसके अनुसार व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय एवं संस्थाओं आदि के द्वारा व्यावसायिक सौदों तथा इससे संबंधित अन्य सौदों का मौद्रिक रूप में लेखा निश्चित पुस्तकों में निश्चित प्रणाली के आधार पर या नियमानुसार या नियमित रूप से किया जाता है ताकि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो ओवरऑल इतना चीज लिखा था। यहाँ पर एक प्रोफेसर का परिभाषा आपको ध्यान में रखना है, J.R. बॉटली बॉय। यहाँ से दो प्रोफेसर का आप यहाँ पर परिभाषा देख लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, क्या पता परिभाषा पूछ दे, है ना। J.R. बॉटली बॉय के अनुसार पुस्तपालन जो है व्यापारिक व्यवहारों का निश्चित पुस्तकों में लेखा करने की कला है। पुस्तपालन व्यापारिक व्यवहारों का निश्चित पुस्तकों में लेखा करने की क्या है, कला है। तो जो भी हम कला है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, शुरू में एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, वो किस में आएगा, वो पुस्तपालन के कार्य के अंतर्गत कहलाएगा। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में क्या है, लेखा करने की कला है। यानी जो भी व्यापारिक व्यवहार है, इनको मौद्रिक रूप में जो लेखा करने की जो कला है, वही क्या कहला रहा है, पुस्तपालन कहला रहा है। अगर आप इसमें आए, अंतर में आए, तो आपको चीजें थोड़ा सा आसान समझ में आएगा कि पुस्तपालन में और लेखा कर्म में या लेखांकन में दोनों में क्या अंतर होता है, अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है पुस्तपालन से व्यवसाय से संबंधित, पुस्तपालन से आशय व्यवसाय से संबंधित वित्तीय, व्यवसाय से संबंधित क्या बोला है, थोड़ा सा नीचे लाते, थोड़ा बड़ा करते हैं, है ना। ये देखिए, तो पुस्तपालन से आशय व्यवसाय से संबंधित वित्तीय व्यवहारों को निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर लेखा पुस्तकों में लिखने से है। तो जो भी निश्चित नियम के आधार पर आप लेखा पुस्तकों में लेखा कर रहे हैं, वो आपका पुस्तपालन कहलाता है। और लेखा कर्म से आशय पुस्तपालन में किए गए लेखों के संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण और निर्वचन से है। यानी जो हम जनरल बनाए थे उसको थोड़ा सा समराइज जो करते हैं, सारांश बनाते हैं, या जो हमने खाता बही बनाया था उसको समराइज करते हैं, तलपट बनाते हैं उससे, और व्यापार लाभ हानि खाता बनाते हैं, चिट्ठा बनाते हैं, वो काम किसके अंतर्गत आएगा, लेखा कर्म में। ठीक है। तो यहाँ से जो मेन जो यहाँ से पॉइंट निकल कर आएगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है या इंपॉर्टेंट बनता है, वो ये वाले पॉइंट में आइएगा, बता रहा हूं मैं। ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है आपका, देखिए क्या लिखा है, कार्य की प्रकृति। क्या लिखा है कार्य की प्रकृति में, इसको हमको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत रोजनामचा यानी जनरल प्रविष्टि, खाता बही तथा अन्य सहायक बहियां तैयार की जाती। यहां से अगर कोई मेन पॉइंट है या जो याद करने लायक या एग्जाम में आने लायक जो चीज है वो ये है कि इसके अंतर्गत आपका रोजनामचा, खाता बही और अन्य सहायक बही तैयार की जाती है। इसको आप लिख लीजिए कि पुस्तपालन के अंतर्गत क्या क्या लिखा, क्या क्या करा जाता है, रोजनामचा, खाता बही और अन्य सहायक बही। तो इसको लिखिएगा
बुक कीपिंग के अंतर्गत क्या क्या करते हैं? सबसे पहले जर्नल प्रविष्टि, लेजर और सब्सिडरी बुक्स, इसको मेंटेन किया जाता है ना। तीन चीजें यहां पर लिखी जाती हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। पुस्तपालन में रोजनामचा, खाता बही और सहायक बही तैयार की जाती है। लेखा कर्म में क्या क्या किया जाता है ये ध्यान रखना है। इसमें भी, इसमें तलपट, व्यापार एवं लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। यानी ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो लेखा कर्म में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से ये पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। ठीक। एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हो कि पुस्तपालन का जो क्षेत्र है वो क्या है? सीमित है। और लेखा कर्म का जो क्षेत्र है वो क्या है? व्यापक है। क्योंकि वो छोटे इस क्षेत्र पे है और उससे ये क्या है? विस्तृत है ना। यहाँ पर जो समराइज वगैरह करते हैं और चीज़ों को बहुत वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर, ये आपका सैद्धांतिक है और ये थोड़ा सा वैज्ञानिक भी हो जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया होगा इस टाइप का। जैसे हाँ, पुस्तपालन प्रारंभिक कार्य है और यह लेखांकन लेखाकर्म पर निर्भर नहीं करता है, ये आरंभिक कार्य है। और यह जो है पुस्तपालन पे निर्भर करता है, क्योंकि जब तक हम जर्नल नहीं बनाएंगे, खाता नहीं बनाएंगे, तब तक हम उसको तलपट नहीं बना सकते। तो ये जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है, मगर ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये चीज़ है। लेन देनों को व्यवस्थित रूप में लिखने की कला है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और लेखांकन एक क्या है? विज्ञान है, क्योंकि इसका कार्य निश्चित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो मेन यहाँ से अगर कोई पॉइंट अगर निकालता है मेरे हिसाब से, तो यहाँ से अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना होगा तो ये बना सकता है कि बताइए बही खाते के अंतर्गत, यानी पुस्तपालन के अंतर्गत सॉरी, पुस्तपालन या बुक कीपिंग के अंतर्गत कौन कौन से खाते रखे जाते हैं, और लेखा कर्म के अंतर्गत कौन कौन से खाते रखे जाते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, पूछिएगा जी। हाँ 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 हाँ। देखिए यहाँ पर जो शुरू में जो सौदों को हम लिखने की जो कला है वो कहलाएगा आपका पुस्तपालन। मगर जो वैज्ञानिक तरीके से अगर आप नियम या सिद्धांतों को एकदम वो कर रहे हैं, तो वहां पर आपका आंसर आएगा लेखाकर्म। यानी वहां थोड़ा वैज्ञानिक पद्धति आएगा एक प्रकार से। सौदों को हम जो प्रारंभिक पुस्तकों में लिख रहे हैं वो आपका बुक कीपिंग में आएगा। जैसे हम लोग एक रफ कॉपी लिए, उसमें सारा चीज लिख रहे हैं, मान लीजिए वो जर्नल वाला ही चीज है। कि जो नॉर्मल व्यापारी भी रहता है, हर कोई दिन भर खरीदी बिक्री करता है, तो अपने कॉपी में जो एंट्री करता है कि मैंने मेरे यहाँ से इतने का माल इसको बेचा, इतने का माल ये गया, इतने का माल यहाँ से लेके आया, ये चीज़ आपका ये बही खाते के अंतर्गत आ जाएगा। मगर इसी चीज़ को और थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से जो लिखने का काम है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ लिखा, ये पुस्तपालन वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम और व्यक्तियों के अन्य समुदाय और संस्थाओं आदि के द्वारा व्यावसायिक सौदों और इससे संबंधित अन्य सौदों का मौद्रिक रूप में निश्चित पुस्तकों में लिखने के प्रणाली के आधार पर है ना, नियमानुसार व नियमित रूप से ही किया जाता है ताकि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो जो हम नॉर्मल तरीके से सौदों को प्रारंभिक रूप से लिख रहे हैं, यानी जर्नल कर रहे हैं, खाता बना रहे हैं, वो आपका इसके अंतर्गत आएगा। इससे जब आगे उसको समराइज कर रहे हैं चीज़ों को, तब वहां से आपका लेखाक्रम। हाँ, एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगा, इस कोटेशन को लिख लीजिए आप कोई, सभी कोई। जहां पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, जहां पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, वहां से लेखा कर्म का कार्य आरंभ होता है ना। जहां से पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, जहां से पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, वहां से लेखा कर्म का कार्य क्या होता है? आरंभ होता है। ये ध्यान रखना है, नहीं इसका जहां काम खत्म होगा वहां से आपका लेखा कर्म का कार्य जो है वो आरंभ होता है यहाँ पर, है ना। वहां से लेखा कर्म का कार्य आरंभ होता है। जहां पर लेखांकन का कार्य समाप्त होगा वहां से आपका कार्य जो आरंभ होगा,
उसको और समराइज करने का चीज, यानी और उसको लिखने का चीज। यानी लेखांकन का ही तो काम जो है वो क्या है, अंतिम काम है एक प्रकार से कहा जाए। लेखांकन का जो काम है, कहने का मतलब हमको लास्ट हमारा उद्देश्य क्या है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के जानना और बैलेंस शीट बनाना, वहां तक हमारा काम क्या हो जाता है, वही हमारा अंतिम काम रहता है कि हमको क्या जानना है, बैलेंस शीट जानना है। उसके आगे का जो कार्य है फिर वो कहने का मतलब वो थोड़ा सा अलग वे पे उसको लेके आपको देखना पड़ेगा वहां पर, है ना। तो इसके अंतर्गत वही आएगा आपका। हाँ, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था, देखो यही इसी पेज से क्वेश्चन है वो, है ना, इसी पेज से क्वेश्चन है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आया था कि जो पुस्तपालन या लेखांकन का जो उद्गम और विकास है, ये जो दिख रहा होगा, फ्रांसिस्कन ऑफ लुकास पेसियोली जो लिखा है, ये क्वेश्चन आया ना लास्ट साल, देखिएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, फ्रांसिस्कन ऑफ लुकास पेसियोली। एक मिनट ना। फ्रांसिस्कन ऑफ लुकास पेसियोली को पुस्तपालन का क्या कहा जाता है, जन्मदाता। ये ना जो सौदों को हम प्रारंभिक रूप में जो हम जनरल प्रविष्टि कर रहे हैं, उसका एंट्री कर रहे हैं, इसको जो जन्म दिया या जन्मदाता जो इसका है, उसका नाम क्या है, लुकास पेसियोली। इसका नाम आपको भूलना नहीं है, इनका नाम आपको भूलना नहीं है। और यही क्वेश्चन आया था कि इन्होंने अपनी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस। इस किताब में इन्होंने इस पुस्तपालन या जो दोहरा लेखा प्रणाली हम जो पढ़ते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, उसके बारे में उन्होंने इसमें प्रकाशन किया था। किस वर्ष प्रकाशन किया था, तो 1494। यही डेट पूछा था एग्जाम में, अलग अलग डेट दे दिया था। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण है वो ये चीज़ है, तो इसको आप अपने कॉपी में क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि लुकास पेसियोली जो है वो क्या है, पुस्तपालन के क्या है, जन्म दाता है। और 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस, अब ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं, ये इटली के हैं। क्या पता इस बार पूछ दे कि भाई लुकास पेसियोली कहाँ के हैं, है ना। तो इटली के हैं, लुकास पेसियोली जो है वो कहाँ के हैं, इटली के हैं। और उनके किताब का नाम भी ध्यान रखना आपको, डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस। डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस, ये उनके किताब का नाम है ना, ये उनकी किताब का नाम है, डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस। जी 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 जी। अच्छा, दिया था। देखिए क्या होता है, कई बार हम पैदा कहीं और हुए रहते हैं, यानी जन्मभूमि कहीं और रहता है और कर्म भूमि कहीं और का रहता है। तो ये एक्चुअल में कहाँ के थे, लिखा ना इटली के वेनिस नगर में इस पुस्तक की क्या करा है, इन्होंने प्रकाशन किया है। मगर जरूरी नहीं कि ये इटली से ही बिलोंग करते हो, तो शायद वो जर्मनी जर्मनी से, यानी जो पैदाइशी उनकी वो जो रही होगी वो वहाँ के रह सकती है। तो इसलिए शायद ऑप्शन में आपको वो चीज़ नहीं मिला होगा, है ना। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, कि जो लुकास पेसियोली है वो, उनका जो जन्म हुआ था वो कौन सा स्थान है, एक बार आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना। शायद इस वजह से वो जो इसमें ऑप्शन आपको ना दिया हो। तो एक बार इसको हम देख लेंगे, इसके बारे में कल मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा, है ना, कि लुकास पेसियोली जो है वो कहाँ के हैं भाई। तो इसमें अभी फिलहाल जो हमको ध्यान रखने का जो चीज़ था, क्या था कि इटली के वेनिस नगर में इन्होंने क्या किया था, पुस्तक का प्रकाशन किया था, और किताब का नाम आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, हो गया, लिख लिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी अवधारणाएं जो है वो हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, है ना। पिछले बार अवधारणा से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे टाइम है, टाइम भी थोड़ा हो रहा है, तो समय को भी ध्यान रखना है। फिलहाल
ये देख लेते हैं। पिछले बार एक क्वेश्चन आया है आपका यहाँ से, ये देखिए क्या लिखा है, रूढ़िवादी पर, क्या लिखा है, प्रथा, रूढ़िवादी प्रथा, ये रूढ़िवादिता प्रथा, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम। चलिए ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या स्क्रीन को, एक मिनट ना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये पूरा डिक्टो जो लाइन है ना, यही एग्जाम में आ गया है जैसा लिखा है, ठीक है। एक मिनट ना, ये रूढ़िवादिता की प्रथा के अनुसार जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसके संबंध में बहुत सारे कॉन्सेप्ट या थ्योरी दिए हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार का थ्योरी यहाँ पर दिया है। तो जो रूढ़िवादिता की प्रथा है, इसके अनुसार बोलता है कि लाभों की उम्मीद ना करे, लाभों की उम्मीद ना करे, परंतु सभी संभावित हानियों की व्यवस्था करें। ये डिक्टो एज इट इज आपका पेपर में उठा के आ गया है कि भाई लाभों की उम्मीद ना करे, परंतु सभी संभावित हानियों की क्या करना है, व्यवस्था करना है। तो ये कौन से अवधारणा को बताता है करके ऐसा प्रश्न आ गया कि ये लागत अवधारणा को बता रहा है, कि ये रूढ़िवादिता को बता रहा है, कि आधुनिक अवधारणा को बता रहा है, कौन से अवधारणा को बता रहा है। तो ये जो अवधारणा है, ये रूढ़िवादिता की क्या है,